हेलो हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? यस। न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर आपके 12 है ना बुक में, स्पेशली फॉर बोर्ड। फाउंडेशन में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मुश्किल से 4-5 दिन का चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है, बस थ्योरी मतलब 2-3 दिन में हो ही जाएगी इसकी, है ना। बाकी क्वेश्चन करने होते हैं। गारंटेड फॉर मार्क्स, यस। 4 नंबर के क्वेश्चंस की गारंटी है। अच्छा, आपके ये चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एक और लगा दिया, प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई? LPP। ठीक है, इस नाम से जानेंगे अपन। तो जो भी आप एप्लीकेशन में देखोगे LPP के नाम से आएगा वो, अब है ना। चलो, 4 नंबर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, वो भी अथवा में होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। और ये भी कह दूं मैं, अथवा वाला क्वेश्चन 12.1 और 12.2 का होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 12.2 नहीं करेंगे, देखेंगे उसको भी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन इस पर बेस्ड है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखते जाओ इसकी कहानी के साथ, मतलब क्या स्टोरी है इसके पीछे। कोई दुकान है, क्या है ये? कोई शॉप है। ठीक, कोई इंसान एक बिज़नेस शुरू करना चाहता है ना। लॉकडाउन में उसकी नौकरी वोकरी तो चली गई, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है। ठीक है, एक तो बिज़नेस शुरू करता है, इसको टेबल टेबल है ना, और ये है चेयर। तो उसके पास है बजट 50,000 रुपये। कितने रुपए हैं? 50,000 रुपये। ध्यान से सुनना, पूरी कहानी मतलब पूरे चैप्टर की स्टोरी इस एग्जाम्पल में है। उसके पास 50,000 रुपये है। मार्केट में एक दुकान उसने छोटी किराए पे ले ली। ठीक है, लेकिन वो छोटी है। स्पेस, कंस्ट्रेंट का मतलब व्यवरोध, मतलब बाधा। स्पेस मतलब 6 चीज़ें ही रख सकता है, सॉरी 6 नहीं, 60 पीस रख सकता है। पीस इट मीन्स वस्तु, या तो 60 टेबल वैसे ही कुछ रख सकता है, मतलब टोटल। हाँ, उसकी टेबल वगैरह काउंटर की वो अलग जगह होगी, उसके बाद वो 60 चीज़ें रख सकता है। तो वो अब बिज़नेस शुरू कर रहा है, तो पहले तो वो वस्तुएं कहीं बाहर से मंगवाएगा, लुधियाना, मुंबई, वहाँ से बेंगलोर वगैरह साइड से कुछ मंगवाएगा अच्छी क्वालिटी की। तो वो टेबल मंगवाता है 2500 रुपये की, और चेयर मंगवाता है 500 रुपये की। ठीक है, फिर उसको बेचता है, तो पता चलता है एक टेबल पे उसने 250 रुपये कमाए। पता है आपको, गंगापुर में भी ऐसे ही होता है ना, लूट मार। तो चेयर पे उसने 75 रुपये कमाए। ठीक है, तो ये कहानी है। तो अब वो सोचेगा कि यार मैं किस हिसाब से, मतलब 60 चीज़ें हैं, तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि कितनी टेबल लूँ और कितनी चेयर लूँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। भाई उसके पास 60 ही चीज़ें हैं, मतलब इतनी सी जगह है कि 60 चीज़ें रख सकता है। तो वो सोचेगा यार टेबल पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो मैं क्यों ना सारी टेबल ले लूँ। ऐसे दिमाग में आएंगे उसके आइडियाज़। ये भी आ सकता है, यार मैं सारी चेयर लेके देखूँ कितना फ़ायदा होगा। और ये भी आइडिया आएगा, कुछ एक टेबल लूँ कुछ एक चेयर लूँ तो मेरे को कितना फ़ायदा होगा। तो बेसिकली इस पर बेस्ड है ये चैप्टर। ठीक है, तो आप भी देखो, हो सकता है आपको भी जीवन में इसकी ज़रूरत पड़े। यस। तो पहले क्या सोचता है वो? पहले ये सोचता है वो कि मैं सारी टेबल लूँ। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, सारी टेबल लेके देखूँ। तो एक बात बताओ, उसके पास कितने हज़ार रुपये थे? 50,000 में 2,500 का भाग लगाओ। 2,500 का भाग लगाना है खाली। तो ये कितना आ गया? ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50, 20। कितनी टेबल ली? 20। अब लाभ कितना हुआ? लाभ लाभ हुआ उसको 20 इंटू, एक टेबल पे 250 का लाभ हो रहा था, तो 20 पे कितना हो गया?
200, जस्ट अ मिनट, यस, 1 जीरो कम लगाया क्या? हाँ नहीं सही है ये तो 500 रुपये का, नहीं नहीं 5000 आ गया ना, 25 दूना 50 और 2 जीरो, वही सोच रहा 500 का कैसे लाभ हुआ। ठीक है, वो तो एक पे 250 का हो रहा था, तो ठीक है 20 टेबल पे कितना लाभ हुआ? 5000 का। केस 2 वो ये सोचता है यार कुछ और हटके करते हैं, देखते हैं चेयर खरीदते हैं। ठीक है, चेयर खरीदने पर उसको कितना लाभ होता है, तो अगली बार ये सोच रहा है वो, तो 50,000 में किसका भाग लगाना है? चेयर कितने की थी? 500 की, 500 का भाग लगाओ तो कितनी आई? 2 जीरो से 2 जीरो 100। लेकिन रुको रुको रुको, 100 चेयर तो खरीद ही नहीं सकता है, क्यों? उसके पास तो जगह कितनी रख सकता था? 60 ही थी, मतलब दुकान, छोटी सी दुकान मिली है वो भी बड़ी मुश्किल से, तो फिर वो 100 को तो लिए तो मना कर देगा कि नहीं वैसा मेरे को तो 60 ही चाहिए, फिर वो हिसाब लगाएगा, बढ़िया बुद्धि तो है ही है उसमें, तो फिर वो 60 इंटू 75, तो 6 पंजे 30, ठीक है, 42 और 3 45, तो क्या निष्कर्ष निकाला उसने कि यार कम हो रहा लाभ, इस पे 5000 का हो रहा था और इस पे 4500 का ही हो रहा है। ठीक है, फिर और क्या सोचेगा वो कि यार इस बार कुछ एक टेबल लेता हूँ और कुछ एक चेयर लेता हूँ, ये सोचता है वो ये सोचता है कि 10 टेबल लेके देखूँ, 10 टेबल लेके देखूँ और टोटल 60 चीज़ें रख सकता था, तो क्या सोचेगा 50 चेयर लेके देखूँ। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ उसको? 250 का एक लाभ हो रहा था, 10 टेबल ली तो कितना हो गया? 500, सॉरी 10 टेबल ली ना, क्या हो रहा है, 10 टेबल ली तो 10 2500 ये हो गया। अब इस पे लाभ कितना हुआ? 50 चेयर ली तो 50 इंटू 75, तो 25, 2 35 और 2 37। अब इसको जोड़ेगा, इसको ऐड करो, कितना आया? 0, ये 0 है, और ये 5, 7 और 5 12, 3 2 5 और 1 6, यस। पहले 5000 मिल रहा था जब सारी टेबल ले रहा था, सारी चेयर ले रहा था, तब 4500 मिल रहा था, और कुछ एक ऐसे बोला कि कुछ एक टेबल लूँ कुछ एक चेयर लूँ तो कितना लाभ मिल रहा है? 6250, मतलब इस बार तीसरे केस में सबसे ज़्यादा लाभ मिला उसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है ये, तो अपन क्या किया करेंगे, अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपन सोचेंगे कि माना x टेबल ली, माना y चेयर ली, तो फिर अपन कुछ ग्राफीय विधि का प्रयोग करते हैं। क्या होती है ग्राफीय विधि, वही सीखनी है अपन को। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से अपन को पता लग जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इतना होगा। ठीक है, लेकिन ग्राफीय विधि में क्या क्या चीज़ें काम आती है ये पढ़ लो पहले। तो इस चैप्टर में क्या 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 काम आएंगे तो वो सुनो, सुनते जाओ। एलपीपी में प्रयुक्त होने वाले पद, प्रयुक्त होने वाले पद कौन से पद होंगे? तो देखो पहला होगा निर्णय चर, जिसको x और y मानते हैं ना। देखो कैसे निर्णय चर, वो ये सोचेगा कि कुछ x चीज़ें लूँ फिर y चीज़ें लूँ, है ना। फिर देखो व्यवरोध, कुछ बाधाएं तो आती है ना। जब वो x चीज़ें ली तो दोनों को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले कितनी चीज़ें ले सकता था? 60, तो एक बाधा आ गई है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? व्यवरोध। एक नाम है, अभी तो मैं लिखवा तो रहा था कि व्यवरोध नाम की चीज़ आएगी, है ना। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसमें लिख देते हैं, इसको बोलते हैं
व्यवरोध, ठीक है। अच्छा, एक व्यवरोध ये और है, उसके पास पैसे 50,000 ही है, हो सकता है 2-3 करोड़ होते तो और अच्छी क्वालिटी की, मतलब जैसे दिल्ली से चीज़ें मंगाई, अब मान लो और दूर से मंगाता, मतलब कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदता, तो एक पैसों की भी समस्या है, मतलब समस्या वही व्यवरोध, रुकावट, रुकावटें या प्रॉब्लम्स, ऐसे कह सकते हो आप इनको, है ना। और ये होता है, संख्या तो हमेशा पॉजिटिव होती है भाई, संख्या तो हमेशा क्या होती है, वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या सदैव धनात्मक होती है, जीरो या धनात्मक, जीरो मतलब जैसे सारी टेबल ले ली उसने, ये तो ये एक्स और वाई क्या होते हैं, निर्णय चर, एक्स और वाई क्या होते हैं, निर्णय चर, और ये व्यवरोध हो गए। तो ऐसे में एक एक करके लिखा। अच्छा, इसका मान है, इसका मान है अपने उद्देश्य फलन, क्या कहेंगे, उद्देश्य फलन, मतलब जिसका लाभ ज्ञात करना हो वो उद्देश्य फलन कहलाता है। तो देखो क्या क्या चीज़ें क्या हमारी है, वही मैं लिखता जा रहा हूँ। पहला होता है निर्णय चर, निर्णय चर, ठीक है। अब निर्णय चर यानी अज्ञात राशियों, इसमें डेस करके एक लाइन लिख देना, अज्ञात राशियों, अज्ञात राशियों बोले तो हमेशा एक्स और वाई होती है, वो क्वेश्चन में एक्स और वाई देखोगे आपको निर्णय चर कहते हैं। इन्हीं का मान ज्ञात करना होता है कि आप इतनी वस्तुएं, इतने टेबल लो, इतनी चेयर लो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है, ये होता है। दूसरा एक होता है निर्णय चर के बाद व्यवरोध, व्यवरोध को अपन अच्छा डिसीजन वेरिएबल क्या बोलते हैं इसको, डिसीजन वेरिएबल इंग्लिश में, व्यवरोध कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, असमीकाओं को, असमीकाएं भी देखिए आपने, असमीकाओं को व्यवरोध कहते हैं, बस ये इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी बात, एक व्यवरोध के बाद इसमें ये ध्यान रखो, और उद्देश्य फलन पहले लिखते, कोई बात नहीं अब लिख देते, उद्देश्य फलन जिसका अधिकतमीकरण, मतलब लाभ, अधिक से अधिक लाभ ज्ञात करो। कोई वो कहेगा कि इतनी वस्तुएं ली, मतलब न्यूनतमी, किसी को जैसे कीमत होगी ना, कीमत, उसका न्यूनतमीकरण पूछेगा, तो जिसका अधिकतमीकरण, जिसका, ये शब्द क्वेश्चन में आता है, अधिकतमीकरण इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन, या कोई एक पूछेगा न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण, जिसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण, मिनिमाइजेशन या मिनिमाइज, मिनिमाइज भी बोल सकते हैं, मैक्सिमाइज भी बोल सकते हैं, मैक्सिमाइज करना हो उसे उद्देश्य फलन कहते हैं। उद्देश्य मतलब अपना टारगेट क्या है, उसे उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन कहते हैं। तीसरा हो गया। चौथा एक चीज़ और आती है, पढ़ोगे आप उसको, बाद में जाके पढ़ोगे, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र। क्या करेंगे इस चैप्टर में अपन, जो व्यवरोध है ना, जो असमीकाएं हैं भाई, असमीकाओं को व्यवरोध कहते हैं, जो असमीकाएं हैं उनका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उन, या मैं यहाँ पे लिख दूँ व्यवरोधों या असमीकाओं के ग्राफ में
उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र मतलब सब में आ रहा होगा। ये ग्राफ कैसे बनते हैं, यही तो चीज़ है मेन, वो पढ़ेंगे है ना, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। उभयनिष्ठ क्षेत्र को सुसंगत क्षेत्र कहते हैं, सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। ये परिबद्ध भी हो सकता है और अपरिबद्ध भी हो सकता है। सुसंगत क्षेत्र नोट करके लिख लो, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध, परिबद्ध को मतलब अपन क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं बाउंडेड, बाउंडेड। और अपन देश अपने अलग लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे, परिबद्ध यानी चारों तरफ से ढका हुआ, किधर से भी खुला नहीं है, चारों तरफ से बंद। ठीक है, परिबद्ध समझ में आ गया। परिबद्ध, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध या अपरिबद्ध भी होगा, दो तरह की प्रॉब्लम है, अपरिबद्ध भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम एग्जाम में कौन सा ही आएगा, एग्जाम में तो यही आएगा परिबद्ध। तो परिबद्ध वाले क्वेश्चन अपन बुक में ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अपन अपरिबद्ध का भी देखेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन देख लेंगे, इसके तो सब सारे क्वेश्चन देखनी है। चलो ये तो हो गया सुसंगत क्षेत्र। इसके बाद आता है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु क्या है ये, कोणीय बिंदु सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष कहो या फिर ऐसे कहो, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष या फिर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, या जो सुसंग व्यवरोध वाली रेखाएं होगी ना, व्यवरोध वाली रेखाएं, रेखाएं दिख जाएगी आपको, डायग्राम बनेंगे, रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष या रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु नहीं कहेंगे, इसको ऐसे कहो, सुसंगत क्षेत्र जिन बिंदुओं के मध्य आ रहा हो, सुसंगत क्षेत्र जिन प्रतिच्छेद बिंदु, जिन प्रतिच्छेद बिंदुओं के मध्य स्थित हो, उन बिंदुओं को जैसे त्रिभुज के शीर्ष होते हैं ना, वैसे ही सुसंगत क्षेत्र के, मतलब कोई लाइन ऐसे गई तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उन बिंदुओं को, उन प्रतिच्छेद बिंदुओं को कोणीय बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु किसके होंगे, रेखाओं के होंगे, है ना, वो अभी पढ़ोगे तब देख लोगे आप, है ना, कॉर्नर पॉइंट। लास्ट होता है इष्टतम हल, इष्टतम हल, इष्टतम हल यानी मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यही तो ज्ञात करना होता है भाई, अधिकतमीकरण लाभ, अधिकतम लाभ ज्ञात करो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो क्या कहेंगे, प्राप्त कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन का मान, उद्देश्य फलन का मान, उद्देश्य फलन का अधिकतम मान, अधिकतम या न्यूनतमीकरण हो तो न्यूनतम मान, दोनों में से कोई एक होगा, मान ही इष्टतम हल कहलाते हैं। जो कोणीय बिंदु आ रहे हैं वो भी हल है, मतलब एक तरह से देखा जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आया तो किन बिंदुओं पर आया, वो है इष्टतम हल। और मान भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से बिंदु पर अधिकतम मान आ रहा है,
या कौन से बिंदु पर न्यूनतम मान आ रहा है। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें होगी। ठीक है बच्चों, तो इन 6 चीज़ों को आप घर जाके पढ़ें। बाकी अपन ये तो अब नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। रिकॉलिंग लीनियर इनइक्वलिटी, मतलब किसी रेखीय लीनियर का मतलब क्या होता है, रेखीय, और रेखीय का मतलब क्या होता है, रेखीय का मतलब होता है, रेखीय में देख लेना लीनियर है ना, x व y की एक घात हो, उसे अपन लीनियर रेखीय इक्वेशन कहते हैं। लीनियर देख लेना है ना, मात्रा लीनियर बोलते हैं। तो इनका डायग्राम किससे बनाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तो होगा नहीं, लेकिन हाँ मैं फिर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऐसे बता दूं। अपन 3 तरह के रेखाएं पढ़ेंगे, 3 टाइप्स ऑफ लाइन। पहली लाइन पढ़ेंगे ये वाली, टाइप 1, वह रेखा बोले तो मैं सीख गया ना लीनियर इक्वेशन। वह रेखा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, वो रेखा कौन सी होगी, जिसमें अचर पद भी होगा x और y के अलावा, ये वाली। तो इनका डायग्राम कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी टाइप, वह रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है, तो उनका डायग्राम कैसे बनेगा वो पढ़ेंगे। लेकिन होती कैसे ये तो जान लो आज। ये होती है खाली x और y लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो सकता है, डायग्राम बनाना सीखेंगे कल, 3 तरह के। ठीक है, टाइप थर्ड, इनका डायग्राम तो बहुत आसान बनेगा। वह रेखा जो x या y के समांतर हो, x y के समांतर हो। भाई मूल बिंदु से तो बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है ना, तो इनका डायग्राम बनाएंगे। और मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली संख्या भी बहुत होती है, ऐसे आड़ी टेढ़ी, है ना। ठीक है बच्चों, ये समांतर नहीं है, थोड़ी तिरछी है ना, ये ऐसी तिरछी है। चलो अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे देखोगे आप, x बराबर लेस देन कांस्टेंट या y ग्रेटर देन, मतलब लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट यानी संख्या। तो इस टाइप की रेखा निर्देशीय अक्षों के समांतर होती है। और मैं पहले से ही कह दूं, ये जो रेखा होती है ना x, तो ये होती है y के समांतर, और ये जो रेखा होती है ये x के समांतर। ठीक है, वो कल और पढ़ लेंगे अपन 1 by 1। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, ये जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।